वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, इज फॉर्म बाय द लाइंस, और 3 लाइन का हमें इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इन तीनों लाइन से एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम क्या बोल रहा है? एबीसी। आगे बढ़ेंगे। इफ द पॉइंट्स पी अल्फा कॉमा बीटा एंड क्यू जीरो कॉमा बीटा ऑलवेज लाई ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी, देन हमें बताना है कि अल्फा और बीटा का रेंज क्या होगा। देखेंगे यहां पर एक्स वाई एक्सिस पे सबसे पहले इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। इन तीनों लाइन को हम ड्रॉ करके देखेंगे कैसा बन रहा है हमारा। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करें तो y का वैल्यू आपका क्या आएगा? -2। ठीक है, और y का वैल्यू अगर आप 0 पुट करें तो x का वैल्यू आपका क्या आएगा? 3। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये पास करेगा। ये रहा आपका -2 कॉमा 0 और ये रहा आपका 3 कॉमा 0। आगे बढ़ेंगे और क्या बोल रहा है हमसे? एंड अच्छा, ये दूसरा लाइन हमारा ये है। अगर इसमें x का वैल्यू 0 पुट करें तो y का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? 3। तो ये रहा हमारा 0 कॉमा 3। अच्छे से लिख लेंगे इसे। और अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है? -1 ना। तो कुछ इस तरह का होगा हमारा ये। ठीक है, ये रहा हमारा -1 कॉमा 0। अच्छे से लिखेंगे इसे, -1 कॉमा 0। और इस ये वाला लाइन हमारा कैसा बनेगा? 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 ना। तो s का वैल्यू 0 रखिए तो y का वैल्यू आपका कितना आ रहा है? 3। अच्छा, मतलब यहाँ से पास करेगा। और y का वैल्यू अगर 0 रखें तो s का वैल्यू कितना आएगा? 4। मतलब ये कुछ इस तरह का पास करेगा। ठीक है, सही है ना सब? हाँ। अच्छा, ये दोनों 3 से ही पास कर रहा है। ये वाले में हम s का वैल्यू 0 रखे 3 आया था, और यहाँ s का वैल्यू 0 रखे 3। हाँ, इस तरह का हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। नाम दे दे क्या? इसका नाम क्या बोल रहा है? ए बी सी। ए बी सी। ठीक है, इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर क्या बोल रहा था? पी अल्फा कॉमा 0 और 0 कॉमा बीटा इस ट्राइंगल पर लाई कर रहा है। इस ट्राइंगल के अंदर या इस ट्राइंगल का बाउंड्री पे बोले। लाई ऑन का क्या मतलब है? बाउंड्री पर भी। ठीक है, इसका बाउंड्री पे या फिर इसके अंदर लाई कर रहा है। तो हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू बताना है। तो अल्फा कॉमा 0 है ना। अल्फा कॉमा 0 हमारा किस पे आएगा? एक्स एक्सिस पे। तो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है हमारा? ये -1 था ना, -1 कॉमा 0। और ये कितना था हमारा? 3 कॉमा 0। इधर लिखे है ना। ऐसा करिए ना, इसे इसे इधर लिख लीजिएगा आप, 3 कॉमा 0। तो हम देख सकते हैं कि अगर ट्राइंगल के अंदर का बात करें तो ये कहाँ से कहाँ हो सकता है हमारा? -1 से 3 के बीच। तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू -1 से 3। और अगर बीटा का बात करें तो बीटा क्या बोल रहा है? बीटा का बात करें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्यू 0 कॉमा बीटा, मतलब वाई एक्सिस पे। 0 कॉमा बीटा कहाँ आएगा हमारा? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे कौन कौन सा लाइन हो सकता है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये है -2 और ये है 3। तो बीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? -2 से 3। और लाई ऑन बोला है ना, तो 3 और -2 दोनों इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीटा का वैल्यू। तो इस तरीके से हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? -1 कॉमा 3 और -2 कॉमा 3। ये मैच कर रहा है ना, -1 कॉमा 3 और -2 कॉमा 3। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट पी, ठीक है, ऑन द लाइन एल, ऑन द लाइन, और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है हमें। ठीक है, सच दैट पी ए माइनस पी बी का मॉड इज मैक्सिमम वेयर ए हमें दिया हुआ है और बी हमें दिया हुआ है। ठीक है, विल बी। इसके बारे में पहले भी बात किए थे ना। अगर हमसे पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम पूछता है, पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम पूछता है, तो इन जनरल अगर हम लेके चले तो ये मैक्सिमम कब आता है हमारा? अगर ये पॉइंट मान लेते हैं, इधर इधर देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट अगर बी है, तो पी ए माइनस पी बी इन जनरल मैक्सिमम कब आता है? जब पी हमारा ए बी के बाहर हो। ए बी को ज्वाइन करने वाला लाइन के बाहर हो, मतलब इधर या फिर इधर कहीं, या फिर इधर कहीं। ठीक है,
तब हमारा पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम आता है। और मैक्सिमम कितना आता है, ए बी, इस पर भी बात किए थे। तो यहाँ पर लिख लेंगे पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम हमारा कितना आ सकता है, इन जनरल अभी बात कर रहे हैं, इज लेस देन, एक मैक्सिमम हटा दीजिएगा, इसका वैल्यू हमारा लेस देन इक्वल टू ए बी होता है, तो मैक्सिमम हमारा ए बी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि पी जो है इस लाइन पर लाई कर रहा है, पी जो है इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले ये देखें कि इस लाइन के किस तरफ है ए बी। अगर इस लाइन का मान लेते ए इधर है और बी इधर है, तो और इस लाइन पर भी बोल रहा है, तो यहाँ पर तो बाहर में नहीं हो सकता है पी, इधर या इधर नहीं हो सकता है पी, क्योंकि अगर डिफरेंट साइड हुआ तो सबसे पहले देखें कि ए बी किस तरफ आ रहा है लाइन के। तो वो कैसे पता करते हैं हम, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और हमें पता करने आता है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है तो वो लाइन के किस तरफ है। ठीक है, तो अगर मान लेते ये लाइन है हमारा, ये 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, तो कैसे पता करेंगे, इस एक्सप्रेशन में एक बार ए पुट करेंगे, ए का क्या दिया हुआ है हमें 4,-2, तो 4,-2 पुट करेंगे, और एक बार 2,-4 पुट करेंगे, और देखेंगे कि दोनों का नेचर कैसा आ रहा है, मतलब दोनों का साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है। अगर दोनों सेम साइन का हुआ तो लाइन का सेम साइड लाई करेगा, और डिफरेंट साइन का हुआ तो डिफरेंट साइड लाई करेगा। और उसे दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि एक बार इस एक्सप्रेशन में 4,-2 पुट करिए, और इस एक बार इस एक्सप्रेशन में 2,-4 पुट करिए, और दोनों का प्रोडक्ट देख लीजिए क्या आ रहा है। अगर हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ तो लाइन का सेम साइड लाई करेगा, लेस देन 0 हुआ तो लाइन का डिफरेंट साइड लाई करेगा। इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, पहले ही इस पर हम बात कर चुके हैं। तो अभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पुट करके देखेंगे यहाँ पर 4,-2 क्या बनता है हमारा, तो ये बनेगा 2 × 2 माइनस 2 प्लस 5, और यहाँ पर 2 × 2, अच्छा 2 × 4 होगा ना, 4,-2 था, 2 × 4, और यहाँ पर क्या बनेगा 2 × 2 -4 प्लस 5। तो यहाँ से ये दिख रहा है हमें कि ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, हमारा पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, और ये भी हमें दिख रहा है ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों सेम साइन का है, या तो दोनों, यहाँ पर तो वैसे दिख रहा है डायरेक्ट दोनों पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये दोनों हमारा सेम साइन का है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये दोनों हमारा सेम साइन का मतलब ये लाइन का सेम साइड में होगा। तो मान लेते हैं ए कहीं इधर होगा, ये रहा ए और ये रहा आपका बी। ए कितना था हमारा 4,-2 ना, और बी कितना था हमारा 2,-4। ये लाइन का सेम साइड है, इधर आ जाते हैं हम। तो अगर ये लाइन का सेम साइड है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम कब होगा, जब ए बी के ये बाहर लाई करेगा। तो एक्सटेंड करिए इसको, और जहां पर ये कट करेगा वही हमारा पी होगा। दोनों पे होना चाहिए ना पी, पी दोनों पे होना चाहिए, इसलिए जहां पर ये कट करेगा वही हमारा पी होगा। तो पी का कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे, अगर एक्स कोऑर्डिनेट इसका अल्फा मान ले तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा 2α + 5, यहाँ से देख सकते हैं 2α + 5। ठीक है, अब यहाँ से हमें सिंपली अल्फा का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें पी चाहिए ना। तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर स्लोप से निकाल सकते हैं। वैसे तो आप इस लाइन का इक्वेशन लिखिए और ये लाइन का इक्वेशन आपके पास है ही, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लीजिए क्या आ रहा है, वही हमारा पॉइंट पी आएगा। लेकिन स्लोप से भी डायरेक्ट कर सकते हैं इसे, यहाँ से देख सकते हैं ये इसका स्लोप हमारा कितना है ए बी का, इन दोनों पॉइंट से कितना आ जाएगा हमारा -4 -2 अपॉन 2 -4। और अगर यहाँ से देखें बी को उठा लीजिए और पी को उठा लीजिए, तो उससे आपका स्लोप क्या आएगा -4, ऐसा करते हैं ना, 2α + 5 -4 + 4 बन जाएगा, और नीचे में हमारा कितना आएगा अल्फा -2। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ये हो जाएगा -4 + 2 मतलब -2, और नीचे में भी -2, ये तो 1 आ गया ना। और इधर कितना है 2α + कितना आएगा हमारा ये 9, और नीचे में अल्फा -2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2α + 9 = अल्फा -2, मतलब अल्फा का वैल्यू -11 आ जाएगा। तो अगर अल्फा का वैल्यू कितना आया हमारा -11 ना, तो ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा -11, 2 टाइम -11 + 5। तो ये हमारा क्या बनेगा फाइनली -11
कॉमा इधर कितना आएगा हमारा 2 इंटू -11 मतलब -22 प्लस 5 मतलब -70। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा -11 कॉमा -17। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है, ओरिजिन को ज्वाइन करने पर एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द कर्व, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द कर्व, और कर्व कौन सा है हमारा, अच्छा एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आएगा हमारा उसको और ओरिजिन को अगर ज्वाइन करे तो क्या बोल रहा है, आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ के। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओरिजिन को और इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला है, तो वो बोल रहा है कि जो भी लाइन बनेगा हमारा वो इक्वली इंक्लाइंड होगा एक्स एक्सिस का। तो ये तो तब पॉसिबल है ना जब कम से कम दो जगह पे इंटरसेक्ट करे, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक जैसा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसका एक नहीं दो आएगा। तो मान लेते हैं कि 2 पॉइंट आया और उनको हम ज्वाइन कर दिए, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस। तो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, एक पॉइंट मान लेते हैं ये निकल आया, तो दूसरा पॉइंट हमारा कहीं इधर होगा। तो ये दोनों अगर पॉइंट आया तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो लाइन हमारा बना ओरिजिन से मिलाने के बाद इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, वो क्या बोल रहा है, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा, थीटा। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। एक अगर आता तो ये बात ही नहीं करता कि यार इक्वली इंक्लाइंड, एक लाइन के लिए कैसे बोल सकते हैं इक्वली इंक्लाइंड, 2 लाइन रहेगा तभी ना कंपेरिजन करेंगे कि हाँ एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है या नहीं। तो यहाँ से 2 आएगा, और वैसे भी दिख रहा है क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ बन रहा है तो 2 आएगा हमारा। और ये कर्व किस चीज़ का है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इतना पता है कि इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 2 पॉइंट आएगा। ठीक है, और तो ऐसा करते हैं ना, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, tan पाई। सबसे पहले ये लिख लेंगे m1 इक्वल टू कितना आया हमारा, tan थीटा। और यहाँ से अगर देखें तो m2 बोल देते हैं इसको, ये कितना आएगा हमारा, tan पाई माइनस थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा tan पाई माइनस थीटा कितना होता है हमारा, माइनस tan थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m1 m2 सेम आ रहा है, बस साइन में डिफरेंट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना m1 प्लस m2 इक्वल टू 0, डायरेक्ट दिख रहा है हमें, बस साइन में डिफरेंट है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। m1 प्लस m2 क्या आ रहा है हमारा, 0। तो ऐसा करते हैं ना, इस लाइन का इक्वेशन को हम मान लेते हैं क्या, y इक्वल टू एम एक्स, और 0 से पास कर रहा है तो c तो हमारा 0 ही हो जाएगा। 0,0 से पास कर रहा है ना, ऑरिजिन से पास कर रहा है हमारा ये, तो इस लाइन का इक्वेशन को हम मान लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स और y इक्वल टू एम एक्स। अब अगर इन दोनों में हम y इक्वल टू एम एक्स रखते हैं तो देखते हैं वहाँ से m का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, x प्लस के, y के जगह पे हम एम एक्स रख सकते हैं, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए इसलिए। एक तरीके से इन तीनों का हमें इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब y इक्वल टू एम एक्स और ये कर्व का इंटरसेक्शन चाहिए। देखते हैं वहाँ से हमें क्या मिलता है। तो ये आ जाएगा हमारा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, इक्वल टू 0 है ना, s का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन के एम प्लस 1, 1 अपॉन के एम प्लस 1। और अगर ये वैल्यू हम x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से देखते क्या आ रहा है, अगर ये वैल्यू x का वैल्यू 1 अपॉन के एम प्लस 1 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम एक्स है ना, m अपॉन के एम प्लस 1, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, हाँ, तो ये आ गया हमारा। अब इस इक्वेशन में हम रख कर देखते हैं, 5 x के जगह पे क्या रखेंगे हम, 1 अपॉन के एम प्लस 1, के एम प्लस 1, और इसका स्क्वायर बोल रहा है ना, इसका स्क्वायर प्लस 12, x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 अपॉन के एम प्लस 1, और y के जगह पे m अपॉन के एम प्लस 1। ठीक है, -6, y का स्क्वायर बोल रहा है ना, मतलब m अपॉन के
m+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 1/km+1 का होल स्क्वायर। ये हो गया +4x, x है ना तो सिर्फ इतना ही आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा हमारा। -2y, y कितना है हमारा m/। ये सवाल ना थोड़ा पेशेंस का है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो ये सवाल आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा जा रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। +3 = 0। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इधर आएंगे, यहां पर हमारा ये क्या बन जाएगा 5 + 12m - 6m²। सबका नीचे में 1+km है तो उसे रखना या ना रखना कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो नीचे में कैरी करके चल सकते हैं, लेकिन बाद में देखें कि डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये क्या बन रहा है -6m² +4, और यहाँ पर नीचे में 1+km बनाने के लिए ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 4 × 1+km। ठीक है, और -2 सेम यहाँ पर भी 1+km का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1+km ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 1+km का होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर में क्या बनेगा हमारे पास -2m km+1। आगे बढ़ेंगे +3, और यहाँ पर तो 1+km का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में हमारे पास क्या बनेगा 1+ या फिर km+1 का होल स्क्वायर, km+1 का होल स्क्वायर = 0। अब ध्यान देने वाला बात ये है कि यहाँ से ये तो m में एक क्वाड्रेटिक बन रहा है ना हमारा, तो यहाँ से हमें m का 2 वैल्यू मिलेगा, एक m1 और एक m2, 2 लाइन बनेगा ना हमारा। और हमें पहले से पता है कि m1 + m2 का वैल्यू कितना है हमारा 0, और मतलब ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका रूट m1 m2 है और सम कितना है 0, पहले से ही हमें पता है सम कितना है, मतलब m1 + m2 का वैल्यू क्या है 0, और सम अगर 0 है तो m का ये जो m में क्वाड्रेटिक है हमारा, इसमें m का कोएफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा 0, m का कोएफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा 0, हमें पहले से पता है। अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स का सम 0 है तो उस क्वाड्रेटिक का, जैसे x में क्वाड्रेटिक है तो x का कोएफिशिएंट हमारा क्या होगा 0, तो यहाँ पर m में क्वाड्रेटिक है ना तो m का कोएफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा 0। देखेंगे यहाँ से, तो ऐसा करते हैं ना, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, m का कोएफिशिएंट देख लेते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, उसके लिए एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा एक सेकेंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ना, हाँ ठीक है। हाँ, स्लाइड ऐड हो गया, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से अगर हम m का कोएफिशिएंट निकालें तो वो हमारा क्या क्या आएगा, इधर से दिख रहा है हमें 12, तो लिखेंगे यहाँ पर 12, और इधर से तो नहीं आएगा, इधर से 4k, तो ये बनेगा 4k, और इधर से कितना आ जाएगा हमारा -2, और इधर से हमारा कितना आएगा, ये km+1 का होल स्क्वायर है ना तो यहाँ पर 2km बनेगा और बार में 3 है, मतलब 6km, मतलब 6k + 6k। और भी कुछ था क्या ना, बस इतना ही है। तो m का कोएफिशिएंट हमारा ये बनेगा, और ये हमारा कैसा होना चाहिए 0, क्योंकि हमें पता है यहाँ से जो m1 m2 मिलेगा हमारा उसका सम 0 है, तो m का कोएफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा 0, मतलब सम ऑफ रूट 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा 4k + 6k कितना आ गया हमारा 10k, और 12 - 2 क्या बनेगा हमारा 10 = 0। तो यहाँ से देख सकते हैं k का वैल्यू क्या आ जाएगा -10/10, मतलब -1। k का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है -1। अब आते हैं ऑप्शन पर, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो 1 2 नहीं, क्या आ रहा है हमारा -1। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ रियल नंबर, -1 क्या रियल नंबर का सेट में
लाई नहीं करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। मतलब हमें तो सही चूज करना है ना, तो सिर्फ बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तो अलग ही कुछ बोल दिया कि रियल नंबर का सेट में ही लाई नहीं, के का ऐसा वैल्यू आ जाएगा जो रियल नंबर का सेट में ही लाई नहीं करेगा। तो बकवास कर रहा है ये, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, एक लाइन है हमारे पास x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अच्छा, ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है ना, जिसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा, x के नीचे में x इंटरसेप्ट होता है हमारा। तो x इंटरसेप्ट कितना है हमारा a, और y इंटरसेप्ट हमारा कितना है b। आगे बढ़ेंगे। कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a, 0। अच्छा, सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, कि x एक्सिस को a, 0 पर कट करेगा, y एक्सिस को 0, b पर कट करेगा। वैसे भी लाइन का इक्वेशन देखकर आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका x इंटरसेप्ट कितना है a और y इंटरसेप्ट कितना है b, ठीक है। एंड द लाइन x अपॉन a डैश प्लस y अपॉन b डैश इक्वल टू -1 एट। अच्छा, ये -1 को अगर इधर ले जाएगा तो इधर इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा। तो सेम ही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि इसका x इंटरसेप्ट ये है और इसका y इंटरसेप्ट ये है। तो वो तो लाइन का क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है, तो अलग से लिखने का भी कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्ट ही हमें दिख रहा था कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमारा क्या है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोल रहा है हमसे, इफ द पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ए डैश बी डैश। अच्छा, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ए बी ए डैश बी डैश को अगर हम मिला दें तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा हमारा आर कॉन्साइक्लिक। मतलब कॉन्साइक्लिक मतलब एक ही सर्कल पे लाई कर रहा है ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी ए डैश। बनाकर देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा ऑर्थो सेंटर। तो इस तरीके से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। थोड़ा और आगे ड्रॉ करेंगे ना, ये तो तिरछा हो गया। ये क्या हो रहा है यार, तिरछा हो जा रहा है, तिरछा ही रहने देते हैं। आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा था, इसका क्या है हमारा a, 0 और 0, b ना। तो मान लेते हैं ये रहा हमारा a, 0 और इसका नाम कितना बोल रहा है हमारा a ना, और 0, b 0, b मान लेते हैं हमारा ये है। तो इसे मान लीजिए आप कितना बोल रहा है 0, b। आगे बढ़ेंगे। एंड द लाइन, अच्छा अब ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, लाइन ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें बस पॉइंट से मतलब है ना, ए बी ए डैश बी डैश बोल रहा है, ठीक है। तो और हमारे पास क्या है, -a'0 ए बी ए डैश ना, तो -a'0 -a' किधर हम बनाएंगे, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं इधर ड्रॉ करते हैं तो ए बी ए डैश और बी इधर आ गया। तो ये तो जैसे अगर मान लेते हैं ये हम ड्रॉ करते हैं, कनेक्ट कर दीजिए ए बी, और मान लेते हैं ये ए डैश और इधर बी डैश आता है। तो ये तो कौन साइक्लिक फिर हमारा नहीं रहेगा, क्लियरली दिख रहा है कि ये फिर एक सर्कल पर लाई नहीं करेगा, ये ए अंदर चला जाएगा। ये तीनों तो हो सकता है लाई कर जाए, ये फिर अंदर चला जाएगा। मतलब ए डैश इधर नहीं इधर ही होगा, कहीं ए डैश इधर नहीं इधर ही होगा, ठीक है। यहाँ से हटा दीजिएगा इसको, क्योंकि ए और ए डैश के बारे में हमसे बोला नहीं कि पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, तो किधर भी हो सकता था, बट इधर करके हम देख रहे हैं कि फिर साइक्लिक हमारा नहीं रहेगा। यहाँ पर कौन साइक्लिक बोल रहा है ना, तो ए डैश आपका इधर आ जाएगा। ए डैश कितना बोल रहा था, -a', 0 ना, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, बी डैश हमारा कितना था 0, -b डैश। तो अगर इसे अगेन अगर हम इधर लेते हैं तो हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, और अगेन हम देख सकते हैं डायरेक्ट ये हमारा इस तरफ आ जाएगा। ये तो पूरा ही गायब हो गया। अगर कनेक्ट कर दे तो ये क्वाड्रेटर तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि कौन साइक्लिक नहीं है। मतलब बी डैश भी किधर आएगा आपका, इधर नहीं आएगा, इधर आएगा नीचे तरफ। अगर 0, b इधर माने तो बी डैश हमारा इधर आ जाएगा 0, -b डैश। इस तरीके से हम पॉइंट कर लेंगे। और एक क्वाड्रेटर है ना, तो सबको ज्वाइन कर दीजिए, सबको ज्वाइन कर दीजिए। ये बी डैश, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। अब हमसे यहाँ पर बोल क्या रहा है, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी ए डैश, मतलब ये वाला ट्राइंगल। अलग कलर से कर लेंगे इसे। हमसे बोल रहा है ये वाला ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना हमारा, इसका ऑर्थो सेंटर बोल रहा है, इसका ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पर एक चीज तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है ना, ऑर्थो सेंटर क्या होता है हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो अगर 20 एल्टीट्यूड इस साइड पर, मतलब ए डैश पर ड्रॉ करें तो ये तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है, ये एल्टीट्यूड हमारा वाई एक्सिस ही हो जाएगा। मतलब
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतना तो समझ में आ गया कि वाई एक्सिस पर ही फिर लाई करेगा। जैसे मान लेते हैं ये इस पर 90 डिग्री बना देते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो जो भी हमारा ऑर्थो सेंटर होगा वो किस टाइप का होगा, 0 कॉमा मान लेते हैं अल्फा, 0 कॉमा अल्फा टाइप। तो हमें यहाँ पर ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अगर इससे हम स्लोप निकाले, इसका नाम दे दे क्या, ए बी, इसका नाम दे देते हैं डी। तो अगर हम ए डी का स्लोप निकाले तो वो हमारा कितना आएगा, 2 पॉइंट हमें पता है ना, एक 0 कॉमा अल्फा और दूसरा माइनस ए डैश कॉमा 0। क्या बनेगा हमारा, अल्फा माइनस 0 अपॉन, इधर लिख लेंगे अल्फा माइनस 0 अपॉन, अल्फा माइनस 0 अपॉन 0 माइनस माइनस प्लस ए डैश हो जाएगा ना। और इस ये हो गया हमारा किसका, ए डी का स्लोप, ए डैश डी का स्लोप। और बी ए का अगर स्लोप देखें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, बी माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए। और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, -1। देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये क्या बना है, अल्फा अपॉन ए डैश, और यहाँ से क्या आया, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ए डैश अपॉन बी। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, सी। अगर अल्फा का वैल्यू हमारा ए डैश अपॉन बी आया, मतलब ऑर्थो सेंटर क्या आ गया, 0 कॉमा ए डैश अपॉन बी। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है बताते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटर हमारा कौन साइक्लिक है, मतलब इसका चारों पॉइंट हमारा एक सर्कल पर लाई कर रहा है। देखेंगे यहाँ पर ये चारों पॉइंट हमारा एक सर्कल पर लाई कर रहा है, तो सबको मिला देते हैं। इसका चारों पॉइंट हमारा सर्कल पर लाई कर रहा है, ठीक है। और सर्कल तो अभी हम पढ़े नहीं है, लेकिन बेसिक आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आइडिया होगा सर्कल का। सर्कल में हम एक चीज़ देखे थे, अगर हमारे पास 2 कॉर्ड है, कहाँ, इधर लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 कॉर्ड है और वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पर, तो सबका नाम देते हैं, ठीक है। कॉर्ड मान लेते हैं ए बी और दूसरा सी डी। तो 10th मतलब छोटे क्लास में आप देखे होंगे कि अगर ऐसा है तो पी ए और पी बी का प्रोडक्ट किसके बराबर आता था, पी सी और पी डी का प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। ये तो सर्कल में आप देख कर आए होंगे छोटे क्लास में। वैसे इसके स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल ही हम पढ़ेंगे, तो वहाँ भी देखेंगे जितना भी सर्कल पे जो भी बात होगा। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये सर्कल में हमारा होता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये दोनों एक तरीके से हमारा कॉर्ड ही बन रहा है ना, ये दोनों लाइन, मतलब ए डैश बी बी डैश। तो यहाँ पर भी सेम चीज होल्ड करेगा, मतलब ओ बी इंटू ओ बी डैश इक्वल टू ओ ए इंटू ओ ए डैश। ओ बी हमारा कितना है, बी, और ओ बी डैश हमारा कितना है, माइनस बी डैश। ओ ए हमारा कितना है, ए, ओ ए डैश हमारा कितना है, माइनस ए डैश, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख सकता है ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बना है हमारे पास, ए डैश इक्वल टू बी बी डैश। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर रखें ए डैश की जगह पे बी बी डैश, तो ये हमारा बनेगा बी बी डैश अपॉन बी। तो बी बी कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, बी डैश। तो अल्फा का एक वैल्यू बी डैश भी होगा, ठीक है। तो अगर बी डैश हुआ इसका एक वैल्यू, तो ये पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा के और क्या हो जाएगा, 0 कॉमा बी डैश। तो सी ऑप्शन के साथ साथ बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट था हमारा। तो अभी सर्कल तो पढ़े नहीं है, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत तो इतना तो आइडिया रहता है ये सबको, तो आ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये मेंस का सवाल होता है ना, तो ये ऑप्शन में ही नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर सिंगल करेक्ट होता है। तो इस तरह का सवाल आपको एडवांस में ही मिलेगा, ये एडवांस में ही मिलेगा, जहाँ पर मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होता है हमारा। और अगर आप सी मार्क करके आए होंगे और नेगेटिव मार्किंग का होगा, तो आपको -1 या फिर जो भी जितना भी माइनस मार्किंग होगा उतना आपको मिलेगा, तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेंस और एडवांस में यही फ़र्क है आपका, कि मेंस में आपका जनरल चीज़ पूछता है जिसमें कम चांस होता है गलती करने का, लेकिन एडवांस में आपका पूरा डेप्थ नॉलेज चेक करता है। एडवांस में आपका डेप्थ नॉलेज चेक करता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर मेंस में आता तो सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट होता है और बी ऑप्शन देता ही नहीं, और एडवांस में आएगा तो इसी तरह का आएगा सेम। शायद ये आया भी होगा, पता नहीं,
देखा जाएगा बाद में। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। फाइव में क्या बोल रहा है हमसे, द लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे, अ लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद द लाइन दिस वन। ठीक है, इसका स्लोप कितना है हमारा, डायरेक्ट दिख रहा है y इक्वल टू, अगर इसे हम लिखना चाहे तो क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। डायरेक्ट दिख रहा है, स्लोप कितना है 1, और y इंटरसेप्ट हमारा कितना है 1। तो अभी हम फिलहाल स्लोप पे बात कर रहे हैं, m1 मान लेते हैं। तो वो स्लोप हमारा कितना है 1। तो हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक लाइन है जो ऑरिजिन से पास कर रहा है और इस लाइन से एंगल कितना बना रहा है m। तो जो जिस लाइन का ये बात कर रहा है उसका स्लोप हम फिलहाल मान लेते हैं m। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच एंगल कितना है π/4 ना। तो यहाँ पर देखेंगे मतलब ये जो लाइन है इसका स्लोप हम क्या मान लिए हैं, m, रहने देते हैं, m मान लिया अगर। तो उन दोनों के बीच कितना बोल रहा है, एंगल हमारा π/4, एंगल π/4 बोल रहा है ना। तो ये हमारा बन जाएगा उन दोनों के बीच, अगर ऐसे हम, अगर हमें π/4 नहीं दिया हो रहा था तो हम एंगल कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ m माइनस m1, जो कि है हमारा 1/1 प्लस m इंटू 1। ठीक है, और हमें पता है कि उन दोनों के बीच एंगल कितना है π/4, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा π/4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास m-1 अपॉन m+1 इक्वल टू, मॉड अगर हटाएंगे तो +-1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा दो पॉसिबिलिटी है, m-1 इक्वल टू m+1 और m-1 इक्वल टू -m, इधर थोड़ा नीचे लिख लेंगे, इधर से हटा दीजिए, वो ब्लू में फिर मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है आपका, m-1 इक्वल टू m+1 और m-1, अगर माइनस के साथ खुला तो ये हमारा क्या बनेगा, -m-1। तो यहाँ पर देख सकते हैं m अगर कैंसिल हो गया तो ये -1 इक्वल टू 1। ऐसा पॉसिबल कब है, जब m बहुत बड़ा नंबर हो, मतलब m इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो। और m क्या था हमारा, इसका स्लोप ना, लाइन का स्लोप था हमारा, मतलब अगर उसका स्लोप हम tan थीटा मान लें तो tan थीटा इन्फिनिटी की तरफ कब टेंड करता है, जब थीटा हमारा क्या हो 90 डिग्री। याद रखिए थीटा क्या हो 90 डिग्री, मतलब उस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का बनेगा, 90 डिग्री ये आ गया हमारा। तो इस तरह का लाइन को हम क्या बोलते हैं, x इक्वल टू सी। सी क्या है हमारा, ये अगर पॉइंट सी कॉमा 0 है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बन जाता है हमारा, x इक्वल टू सी। और दूसरा लाइन यहाँ पर क्या बोल रहा है, m-1 इक्वल टू -m-1। तो यहाँ पर -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2m इक्वल टू 0, मतलब m का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया हमारा 0। तो एक लाइन तो हमारा ये बन गया, और दूसरा लाइन m इक्वल टू 0 बोल रहा है ना, मतलब m इक्वल टू 0 कब होगा हमारा, जब x एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो m का दो वैल्यू निकल के आया, एक तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो मतलब 90 डिग्री बनाएगा वो x एक्सिस से, और दूसरा 0 डिग्री बनाएगा वो हमारा x एक्सिस से। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर बोला लाइन 0, ऑरिजिन से पास कर रहा है 0,0, तो ये ऑरिजिन से पास कर रहा है तो ये हमारा 0 हो जाएगा ना, 0,0, मतलब ये लाइन इधर है, ये y एक्सिस पे है। अगर ये इधर बना लेंगे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो 0,0 से पास कर रहा है, मतलब ये y एक्सिस ही है। एक लाइन हमारा क्या है y एक्सिस, इस लाइन के बारे में बात कर रहा है, एक लाइन हमारा तो y एक्सिस ही हो गया, इधर हो जाएगा हमारा, मतलब y एक्सिस ही है। और अगर इस केस में देखें तो ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा। तो अगर दोनों कंबाइनली बात कर ले तो ऐसा दो ही पॉसिबिलिटी है हमारा, वो लाइन जो 0,0 से पास कर रहा है और एंगल इस लाइन के साथ एंगल π/4 बना रहा है, ऐसा लाइन हमारा क्या हो जाएगा, खुद x एक्सिस और खुद y एक्सिस ही। ठीक है, और अगर ऐसा है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इक्वल टू 0। हाँ, x इक्वल टू 0 तो देख चुके हैं ना, ये लाइन x एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू 0। हाँ, ये भी हमारा है, दो लाइन आया था ना हमारा। हाँ ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद द गिवन लाइन, इस लाइन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो x इक्वल टू 0 रखे तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है 1, ये लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं।
तो ये 0,1 और y को 0 रखे तो x का वैल्यू -1। ये पूरा यहाँ तक होगा, ये पूरा एक्स एक्सिस होगा, सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं होगा, लाइन है ना हमारा। तो अगर हम y को 0 रखें तो x का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा -1,0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस और y एक्सिस से इसका इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, -1,0 और 0,1। तो क्या हो जाएगा हमारा 0,1, ये तो सही लग रहा है ना, और ये भी सही है, -1,0 पर भी इसे कट कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दोनों हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लाइन क्या है, खुद x और y एक्सिस ही लाइन है हमारा, ठीक है, खुद x और y एक्सिस ही हमारा लाइन है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, चारों का चारों ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लाइन हमारा क्या है, x = 0 एंड y = 0, मतलब खुद x एक्सिस और खुद y एक्सिस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देख लेंगे यहाँ पर क्लियरली, एक बार x को 0 रख दीजिए और एक बार y को 0 रख दीजिए, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा इस लाइन में अगर आप रखेंगे तो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, ठीक है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ आर्क tan इनवर्स हाफ। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, आर्क tan इनवर्स हाफ का क्या मतलब है, tan इनवर्स हाफ, ठीक है, आर्क मतलब tan इनवर्स। तो ये एक तरीके से कुछ और नहीं बोल रहा है हमारा, कितना बोल रहा है कि इन दोनों के बीच एंगल हमारा कितना है, tan इनवर्स हाफ। इधर लिख ले क्या, इधर लिख लेते हैं, एंगल हमारा कितना बोल रहा है, tan इनवर्स हाफ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, विद द लाइन y = 2x + 5, मतलब इस लाइन के साथ हमारा tan इनवर्स हाफ बना रहा है। ये लाइन हमारा कितना है, y = -2x + 5। तो इसका स्लोप हमें क्लियरली दिख रहा है, अगर m1 बोल दे इसको, कितना है हमारा -2। तो जिस लाइन के बारे में बात कर रहा है उसका स्लोप अगर हम m मान ले और उन दोनों के बीच अगर हम एंगल निकालें, मतलब tan थीटा, तो वो कैसे निकालेंगे, m -2 हो जाएगा ना, अपॉन 1 + m -2, ठीक है। और यहां पर हमें बोल रहा है कि उन दोनों के बीच, एक सेकेंड, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ इतना विद द लाइन। अच्छा, इस लाइन से इतना ये एंगल बना रहा है, मतलब उन दोनों के बीच एंगल हमारा कितना है, tan इनवर्स ऑफ कितना है हमारा, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, tan इनवर्स ऑफ हाफ, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया हमारा m + 2 अपॉन 1 + -2m ना, 1 - 2m, ठीक है। और tan इनवर्स हाफ हमारा कितना हो जाएगा, हाफ। ये ITF में हम देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर थीटा हमारा tan इनवर्स हाफ है तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, हाफ ना। तो tan थीटा यहाँ पर है तो इक्वल टू हाफ, मॉडुलस ऑफ दिस वन इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, हाफ। इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, हाफ। तो ये मॉडुलस लगाना ना भूले, ठीक है। तो यहाँ से m + 2 अपॉन 1 - 2m का वैल्यू या तो +½ होगा और m + 2 अपॉन 1 - 2m का वैल्यू -½ होगा। अब इसे हमें बस सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2m + 4 = 1 - 2m और 2m + 4 = -1 + 2m। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4m = -3, मतलब m का वैल्यू -3/4, ठीक है। m का वैल्यू कितना आ गया, -3/4। और यहाँ से हमारा क्या आएगा, 2m कैंसिल, 4 = -1। ये कब पॉसिबल है, जब m इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो। तो m इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो, मतलब ये जो लाइन है हमारा, यहाँ से अगर देखें तो ये जो लाइन है हमारा वो कुछ इस तरह का होगा, और वो 2,3 से पास कर रहा है ना, मतलब ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 2,0। तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, x = 2, ठीक है। 90 डिग्री तो यही बना रहा है हमारा, और 2,3 से ये पास भी करेगा, 2,3 इधर कहीं आएगा, 2,3 से पास भी कर रहा है और 90 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो ये लाइन हमारा क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन x = 2। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लाइन का इक्वेशन y माइनस कितना है हमारा, 3 ना, 3 = m कितना आया, -3/4 x - 2। तो ये हमारा बन जाएगा 3x +
4y 3x+4y और यहाँ पर ये कितना बनेगा हमारा 6 और इधर -12 तो उधर जाके +12 बन जाएगा, मतलब 3x+4y = 18 और इस तरफ लाएंगे तो -18 = 0। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली आपका ये दोनों आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 3x+4y -18 और यहाँ पर x का वैल्यू 2। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में ना यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे ना इस तरह का मल्टीपल चॉइस में, तो वहाँ पर ऊपर में लिख देंगे कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। नहीं तो ऐसा होगा आपको लगेगा कि 2 ऑप्शन कैसे करेक्ट हो सकता है, लेकिन आपको पता है एग्जाम में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होता है, तो 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। इस स्लाइड में शायद कहीं पर ऐड नहीं किए हैं कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड से ध्यान रखेंगे कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वहाँ पर मार्क कर दिया जाएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आप इसे सॉल्व करें। वैसे तो यहाँ पर आपका जब आ जाएगा तो आप डायरेक्ट इस ये सब में तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ईजी है ऑप्शन, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि आपका दोनों आया है तो दोनों ही होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आगे लिखा हो रहेगा कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तभी आसानी रहेगा सॉल्व करने में। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है? कंसिडर द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें? y - y1 = m टाइम्स ऑफ x - x1। अच्छा, ये तो स्लोप ये 1 एक पॉइंट दिया हुआ है हमें और स्लोप दिया हुआ है ना, तो 1 पॉइंट फॉर्म या फिर 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो भी नाम दे दीजिए, बोल सकते हैं इसे। मतलब ये जो लाइन है हमारा वो x1, y1 से पास कर रहा है और इसका स्लोप क्या है हमारा m। वो लाइन जो x1, y1 से पास कर रहा है और इसका स्लोप क्या है m। आगे बढ़ेंगे। इफ m एंड x1 आर फिक्स, और यहाँ पर बोल रहा है कि इसका जो स्लोप है वो फिक्स है और x1 फिक्स है। ठीक है, एंड डिफरेंट लाइन्स आर ड्रॉन फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y1। देन मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि स्लोप और x1 फिक्स है और y1 का हम अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं, तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखेंगे यहाँ पर अगर ये हम लाइन ड्रॉ करना चाहें तो स्लोप हमारा फिक्स बोल रहा है ना, और x1 फिक्स बोल रहा है। जब x1 अगर फिक्स बोल रहा है तो ये जो भी लाइन होगा उसका x कोऑर्डिनेट हमारा ये पॉइंट मान लेते हैं x1, 0। x1 x = x1 पर लाई करेगा, x = x1 पर लाई करेगा, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट हमारा फिक्स बोल रहा है ना कि x1 ही है, तो x = x1 पर लाई करेगा। और लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम? स्लोप फिक्स बोल रहा है ना हमारा, तो इसका स्लोप मान लेते कुछ इस तरह का लाइन होगा हमारा। ये रहा आपका x1 और y1 का वैल्यू जो भी आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग मान लेते, जो भी मान लीजिए आप बीटा या कुछ भी मान लीजिए, हमें तो अभी फिलहाल नहीं पता है ना। y1 बोल रहा है कि डिफरेंट हो सकता है, तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर स्लोप हमारा क्या है? फिक्स, और y1 का डिफरेंट वैल्यू बोल रहा है, तो ऐसा एक लाइन होगा क्या? नहीं, बहुत सारा लाइन हो सकता है। सबका स्लोप सेम रखिए, इसके पैरेलल हो जाएगा बहुत सारा लाइन। सबका स्लोप आप देख सकते हैं कितना है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, एक और ये भी एंगल कितना हो गया? थीटा। सिमिलरली इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं आप चाहे तो। ये सब एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो इन सभी का स्लोप देख सकते हैं सेम है। और x1 सबका x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? x1 सबका x कोऑर्डिनेट जहाँ पर इसे कट कर रहा है वो क्या है हमारा? x1। तो एक तरह से ये फिक्स m1 और x1 को हम फिक्स कर दिए यहाँ पर कि m से तो जो भी लाइन होगा उसका स्लोप m होगा और x1 से तो पास करेगा ही, और y1 आप डिफरेंट लेंगे तो आपको डिफरेंट लाइन मिलता चला जाएगा यहाँ पर। अब देखेंगे ऑप्शन में क्या बोल रहा है हमसे? द लाइन विल पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। नहीं, लाइन फिक्स पॉइंट से कहाँ पास कर रहा है? सब अलग अलग जगह से पास कर रहा है। फिक्स पॉइंट से कब बोलते हैं? जब एक ही पॉइंट से सारा का सारा जितना लाइन बन रहा है हमारा पास करता, तो फिक्स पॉइंट से तो पास नहीं कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है हमसे ऑप्शन बी में? देयर विल बी अ सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स। हाँ, पैरेलल लाइन का सेट तो आ रहा है, ये सारा का सारा हमारा पैरेलल लाइन है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है हमसे? ऑल द लाइन्स इंटरसेक्ट द लाइन x = x1। हाँ, ये तो सही है ना, ये तो सही है। x = x1 को सब इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि सब में सारा का सारा लाइन में एक चीज़ कॉमन है कि कहीं ना कहीं एक बार एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है। और डी ऑप्शन में क्या बोला? ऑल द लाइन्स विल बी पैरेलल टू y = x1। y = x1 तो कुछ इस तरह का होगा ना, तो इसके पैरेलल तो कोई भी लाइन नहीं है ना, ये तो गलत बोल रहा है।
अगर y इक्वल टू x1 मान लेते हैं इस तरह का, y इक्वल टू x1 मतलब x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन, तो x एक्सिस के पैरेलल तो कोई भी लाइन नहीं आ रहा है हमारा, x एक्सिस के पैरेलल तो कोई भी लाइन नहीं आ रहा है हमारा। हाँ अगर m का वैल्यू अगर जीरो होता रहता तब हो जाता, m का वैल्यू अगर जीरो होता तब भी नहीं, यहाँ पर तो बोल रहा है फिक्स, अब m का वैल्यू हमें पता नहीं है ना, तो ये रहा हमारा y इक्वल टू x1, नहीं आ रहा है। ऑल द लाइन्स विल बी पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू x1, नहीं ये गलत बोल रहा है, पैरेलल नहीं आ रहा है y इक्वल टू x1 के, डायरेक्ट देख रहे हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, बी और सी। तो ड्रॉ करके ही आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का वैसा कुछ था नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये सी अच्छे से लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, if one vertex of an equilateral triangle of side A lies at the origin, ठीक है, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पर लाई कर रहा है और साइड कितना बोल रहा है हमारा A, ठीक है, एंड द अदर लाइज ऑन दिस लाइन, अच्छा दूसरा हमारा ये लाइन पर लाई कर रहा है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स आर, मतलब हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका साइड लेंथ हमारा क्या बोल रहा है A, और बोल रहा है एक वर्टेक्स ओरिजिन पर लाई कर रहा है और एक वर्टेक्स इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो आप तीसरा वर्टेक्स बताइए कौन सा होगा हमारा, देखेंगे यहाँ पर। ये लाइन हमारा कैसा बनेगा, ये लाइन हमारा क्या लिखा हुआ है एक तरह से, y इक्वल टू 1/√3x, y इक्वल टू 1/√3x, मतलब आगे लिखेंगे इसे, मतलब यहाँ से हमें डायरेक्ट दिख रहा है, इसे लिख सकते हैं हम tan 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan में 30 डिग्री का ना, tan 30 डिग्री x, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारा x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और 0,0 से पास कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, तो ये लाइन कुछ इस तरह का होगा ना हमारा, ये क्या हो रहा है यार, ये लाइन कुछ इस तरह का होगा, ये तो तिरछा हो गया, 30 डिग्री बोल रहा है ना, कुछ इस तरह का होगा, ये लाइन हो गया हमारा, ये लाइन कितना है y इक्वल टू 1/√3x, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और एक वर्टेक्स तो हमारा ये हो गया और दूसरा वर्टेक्स इस लाइन पर ही होगा, तो मान लेते हैं इधर कहीं है, ठीक है, ये मान लेते हैं दूसरा वर्टेक्स, तो तीसरा वर्टेक्स हमारा कहाँ होगा, ये एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री ना, और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा फिर 60 डिग्री, और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितना होता है हमारा 60 डिग्री, तो अगर हम तीसरा वर्टेक्स ड्रॉ करना चाहें तो या तो इधर आ सकता है या फिर इधर भी हो सकता है, इधर 30 है और 30 में इधर, ठीक है, इधर हो सकता है, मतलब या तो इधर होगा या तो इधर होगा, 60 डिग्री होता है ना एंगल, तो अगर इधर हुआ तो इसे ज्वाइन कर देंगे, कुछ इस तरह का होगा हमारा, तो ये रहा ओरिजिन और इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी, तो ये पॉसिबिलिटी है हमारा 60 डिग्री, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, फिर ये 30 डिग्री, ठीक है, तो बी कहीं इधर होगा, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, हाँ इस तरफ भी हो सकता है ना, इस तरफ कहीं इधर होगा, ठीक है, तो हमें निकालना है ये सब का वैल्यू कि बी हमारा क्या हो सकता है, हमारा साइड लेंथ कितना बोल रहा था ए ना, साइड लेंथ अगर ए बोल रहा है और ये दोनों तो हमें दिख रहा है कॉन्ग्रुएंट है, तो ये पूरा ए है, तो ये a/2 और ये a/2 हो जाएगा, तो बी हमारा क्या जाए, साइड लेंथ ए बोल रहा है ना, तो ये 0,a हो जाएगा, और अगर ये a/2 है तो ये भी a/2 और ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, तो ये ऐसे भी सोच सकते हैं, ये एक तरीके से ये जो पॉइंट है हमारा वो ए का मिरर इमेज होगा, आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये a/2 तो ये भी a/2, तो इसका y कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा a/2, ठीक है, और ये a लिखेंगे, a हमारा कितना बनेगा, इसका y कोऑर्डिनेट a/2 है ना, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसे, कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, सब यहाँ पर डायरेक्ट देख कर ही कर रहे हैं, तो इसका y कोऑर्डिनेट a/2 हमें दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस a/2 होगा हमारा, तो अगर इसमें y की जगह पे a/2 रखे इस लाइन का इक्वेशन में, तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा √3a/2 ना, √3a/2, तो a पॉइंट हमारा क्या बन गया √3a/2,
कॉमा ए बाई टू, और इसे मान लेते हैं ए डैश। तो ये इसका मिरर इमेज होगा। तो जब इसका ये मिरर, थोड़ा नीचे लिख लेगा, ए डैश मिरर इमेज होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट में तो हमारा कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा ना। ये बनेगा √3a/2, और ये ऊपर a/2 है तो नीचे कितना होगा -a/2, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका -a/2। इस तरीके से निकाल लेंगे। तो अभी तो फिलहाल ये दोनों पॉइंट दिखा, ठीक है। और सेम जैसे ए इधर लाई कर रहा है, हो सकता है ए इधर भी लाई करे ना, इधर बना रहा है क्या, अगर ये वर्टेक्स है इधर भी तो दूसरा पॉइंट हमारा लाई कर सकता है ना। तो ये 30 डिग्री था, ये भी 30 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह का भी हो सकता है ना, ये 60 डिग्री, और हमें पता है साइड लेंथ कितना दिया हुआ है a/a ना, तो ये पूरा a हुआ, तो ये कितना हो जाएगा a/2, ये भी a/2, ये हो जाएगा, इसे मान लीजिए b डैश, इसे मान लीजिए आप b डैश। और ऐसा करिए ना, इसे a डैश मान लीजिए, इसका नाम कुछ और दे दे रहा है, इसका नाम दे दीजिए c, सही रहेगा, नहीं तो फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। अपोजिट वाला का नाम हम दे दिए a डैश, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए आप c। तो इस तरफ भी बन सकता है हमारा, एक वर्टेक्स ओरिजिन और एक वर्टेक्स लाइन पे, और एक वर्टेक्स जो 60 डिग्री के इधर होगा। और सिमिलरली इधर भी तो हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है हमारा, ये 30 है तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा हमारा, ठीक है। पहले ये निकाल लेते हैं, ये a/2 तो ये इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -a/2, -a/2 नहीं, -a डिस्टेंस है ना, और x कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 हो जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है y एक्सिस पर लाई कर रहा है। और पानी पड़ रहा है लगता है, बंद करना पड़ेगा क्या, ये पंखा बंद कर देते हैं। हाँ, कहाँ थे हम, ये 0 -a हो जाएगा ना, नीचे की तरफ है, साइड लेंथ अगर a है तो ये -a हो जाएगा। और a डैश हमें निकालने का जरूरत है क्या, वैसे a डैश हमारा हो कितना जाएगा, लिख लेंगे यहाँ पर, थोड़ा इधर इधर आ जाते हैं, a डैश आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा और इधर लिख लेंगे, a डैश कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट दिख रहा है -a/2, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन में -a/2 रखिए, कितना आएगा हमारा -√3a/2, -√3a/2। तो ये हो गया हमारा तीसरा, कौन कौन सा हुआ अभी हमारा, एक ये पॉइंट सी बी डैश, एक और पॉइंट निकलेगा ना इधर, जैसे ये इधर 60 डिग्री हुआ, इधर भी तो 60 डिग्री पे होगा ना, ये 30 डिग्री थोड़ा ज़्यादा ही ऊंचा बना दिए, थोड़ा नीचा बनाइएगा इसे, वो 60 डिग्री जैसा लग रहा था, अब ठीक है 30 डिग्री, ठीक है। तो कुछ इस तरह का होगा हमारा, इसका नाम देते हैं सी डैश, इसका नाम देते हैं सी डैश, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60, डायरेक्ट दिख रहा है हमें पे, ये हमारे पास कि ये ट्रायंगल बनेगा OBC डैश। तो ये 30 था ना हमारा, ये 60, तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा, मतलब ये 30 हो जाएगा, और ये 60 होगा, डायरेक्ट दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। अब हमें सी डैश निकालना है, तो वो हमारा कितना बन जाएगा, अच्छा ये तो एक तरह से सिमेट्री जैसा दिख रहा है ना, तो अगर ये हमारा √3/2a है, तो ये कितना हो जाएगा -√3/2a। अगर ये डिस्टेंस हमारा √3/2a है, तो इधर कितना हो जाएगा हमारा -√3/2a, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं हमारा, वो a/2, तो एक तरीके से मिरर इमेज इसका बन रहा है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। तो अगर ऑरिजिन ये है हमारा और दूसरा साइड इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है, ये बी डैश और सी डैश, टोटल 4 पॉइंट हमारा निकलेगा, टोटल 4 पॉइंट हमारा निकलेगा। ऑप्शन देखेंगे आप, 0, हाँ ये बी वाला हो गया, √3/2, -a/2, अच्छा ये सी वाला हो गया, तो बी भी हमारा सही है, 0, -a मतलब बी डैश के बारे में बोल रहा है, हाँ ये भी सही है। और क्या पॉसिबिलिटी है थर्ड वर्टेक्स का,
√3a/2 अच्छा ये सी डैश के बारे में मतलब बोल रहे हैं, हाँ। तो ए बी सी डी हमारा चारों करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी हमारा चारों करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट फिगर देख के समझ सकते हैं, मतलब इसमें कैलकुलेशन तो कुछ करना नहीं था, आप फिगर देख के ही समझ जाएगा कि हाँ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। और क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया हुआ था कि एक वर्टेक्स ओरिजिन है, दूसरा वर्टेक्स इस लाइन पर लाई कर रहा है, और आप तीसरा वर्टेक्स बताइए। और ट्राइंगल कैसा बोल रहा था, इक्विलेटरल, तो उससे हम समझ गए कि हाँ किधर लाई करेगा हमारा तीसरा वर्टेक्स, और एग्जैक्टली हम क्या होगा हमारा तीसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट वो भी हम निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर द स्ट्रेट लाइन्स, और दो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल, मतलब स्ट्रेट लाइन का तीनों साइड का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा जो ट्राइंगल हमारा बनेगा उसके अंदर होगा। तो सेंट्रॉइड और सेंटर तो होगा ही ना हमारा। सेंट्रॉइड और सेंटर क्या होता है हमारा, मतलब कैसा भी ट्राइंगल हो, सेंट्रॉइड और सेंटर तो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा। कैसे देखेंगे यहाँ पर, सेंट्रॉइड हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। तो जब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन निकालेंगे, सॉरी हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, और मीडियन क्या होता है हमारा, वर्टेक्स को अगर हम सबका नाम देते हैं जैसे ए बी सी का मिड पॉइंट को अगर ए से ज्वाइन करें तो ये एक हमारा मीडियन बना। सिमिलरली ए सी का मिड पॉइंट को अगर हम बी से ज्वाइन करें तो ये हमारा दूसरा मीडियन बना। सिमिलरली ए बी का मिड पॉइंट को अगर हम सी से ज्वाइन करें तो ये हमारा तीसरा मीडियन बना। और इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। तो ये तो हमारा हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही आएगा ना, तो किसी भी तरह का ट्राइंगल है वो तो ट्राइंगल के अंदर ही आएगा, ये हम कंफर्म है। तो सेंट्रॉइड तो हमारा अंदर ही आएगा। सेम फॉर इन सेंटर क्या होता है हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो अगर नाम देते ए बी सी, तो ए का एंगल बाइसेक्टर अगर हम निकाले कुछ इस तरह का बनेगा। बी का एंगल बाइसेक्टर में तो ये दोनों एंगल ए को ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर और एंगल सी का भी निकाले तो ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये तो हमेशा अंदर ही होगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं इसे, इन सेंटर और किसको बोलते हैं हम, उस सर्कल का सेंटर जो इस ट्राइंगल के अंदर हो और इस ट्राइंगल का तीनों साइड को टच कर रहा हो, ठीक है। इन सेंटर का और दूसरा डेफिनेशन क्या है, यहां पर ही बना लेते हैं। इन सेंटर का दूसरे तरीके से बोलने का ये भी मतलब है कि वो सर्कल का सेंटर जो इस ट्राइंगल के अंदर हो और इसका तीनों साइड को टच कर रहा हो, इस ट्राइंगल के अंदर हो, इसका तीनों साइड को टच कर रहा हो, उस सर्कल का सेंटर। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर ही जब सर्कल है तो उसका सेंटर भी तो इसके अंदर ही आएगा। तो इन सेंटर हमेशा अंदर आएगा और सेंट्रॉइड भी हमेशा अंदर आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर जैसा क्यों लग रहा है, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। नाम दे दे क्या, डी ई एफ। तो यहाँ पर बी डी इक्वल टू डी सी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है हमारा सेंट्रॉइड। तो ये दोनों हमारा हो गया। अब रहा बात सेंट्रॉइड, ये सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, तो इसके लिए भी बात कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले किसका बात कर ले, सरकम सेंटर का बात कर लेते हैं। तो अगर हमारा ट्राइंगल राइट एंगल होता है, अगर हमारा ट्राइंगल राइट एंगल होता है तो हमें पता है कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ये हमारा क्या होता है, सरकम सेंटर, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ये हमारा क्या होता है, सरकम सेंटर, मतलब डायमीटर पर ही लाई करता है हमारा सरकम सेंटर, और डायमीटर पर ही तो होता है सरकम सेंटर। तो ये हमारा डायमीटर जैसा हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कितना है, 90 डिग्री। अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं ना कि ये एंगल को थोड़ा छोटा करते हैं, ये 90 डिग्री छोटा करेंगे तो ये पॉइंट कहीं इधर आएगा, इसका नाम देते हैं पहले ए बी सी। तो अगर मान लेते हैं इस एंगल को छोटा करेंगे तो ये सी कहीं इधर आ जाएगा, इसका नाम देते हैं सी डैश। तो अब जब यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे इसे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 90 डिग्री से अगर हम छोटा किए तो जो हमारा सरकम सेंटर है वो कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल हमारा नया ट्राइंगल कौन सा बना, ए बी सी डैश। तो ए बी सी डैश में आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल के अंदर चला गया। तो ध्यान रखिए सरकम सेंटर के लिए अगर हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल है,
एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये कौन सा भाषा में लिख रहा है, लिखने का जरूरत नहीं, ये सब तो पहले ही लिखा चुका है। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के अंदर आएगा हमारा सरकम सेंटर, ठीक है। और ऐसा करते हैं ना, अगर हम एंगल बढ़ाए तो अच्छा, इसके साथ साथ ये भी एंगल बन रहा है ना, इसके साथ ये भी एंगल बन रहा है, तो एक्यूट के लिए भी हम फिलहाल बात नहीं करेंगे, ऐसा रहने देते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा वो। तो ऐसा करते हैं ना, इस एंगल को हम बढ़ाते हैं, एंगल बी को हम बढ़ाते हैं। अगर एंगल बी को हम बढ़ाएंगे तो ये रहने दीजिएगा, अभी जो बोले वो भूल जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे पता करना है अंदर है कि बाहर है, देखेंगे यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं ना, इस एंगल को बढ़ाते हैं बी को 90 डिग्री, क्योंकि वो भी बढ़ रहा है तो फिर दो दो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में एक्यूट में बढ़ रहा है या घट रहा है। वैसे तो अंदर ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी फिलहाल समझेंगे इसे। अगर इस एंगल को हम बढ़ाएं एंगल बी को, तो सी कहीं इधर आएगा तभी बढ़ेगा ना, सी कहीं इधर आएगा तभी बढ़ेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ये एंगल बी 90 डिग्री से बढ़ा तो सी डैश इधर आ जाएगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ए बी सी डैश का सरकम सेंटर हमारा कहाँ आ रहा है, ट्राइंगल के बाहर। सरकम सेंटर तो हमारा नहीं बदलेगा ना, तीनों तो हमारा सर्कल पर ही लाई कर रहा है, तो सरकम सेंटर हमारा ट्राइंगल के बाहर आ रहा है, ठीक है। सरकम सेंटर हमारा ट्राइंगल के बाहर आ रहा है, तो एक्यूट के लिए हम बात नहीं करेंगे फिलहाल, वो फिर दोनों एंगल देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम कन्फर्म है, लेकिन इधर भी एंगल कमा तो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें इससे मतलब है कि एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है तो सरकम सेंटर किधर जा रहा है। तो अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा हुआ, जिसे हम अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में हमारा सरकम सेंटर क्या होगा, ट्राइंगल के बाहर, ठीक है, याद रखिएगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में हमारा सरकम सेंटर क्या होगा, ट्राइंगल के बाहर। एक्यूट के लिए हम बात ही नहीं करेंगे, ऑब्ट्यूस के लिए देख लिए ना, क्योंकि हमें इसका एंगल बढ़ा घटा रहे थे और दूसरा का तो हमें पता नहीं था। तो इतना तो हम कह सकते हैं ना कि अगर हमारा वैसे अंदर ही आना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी हम ये वाला एंगल बढ़ा रहे हैं तो इस पर बात करेंगे। तो ये एंगल बढ़ाने से देख रहे हैं कि हमारा सरकम सेंटर क्या हो जाए, ट्राइंगल के बाहर चला जा रहा है। मतलब अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री, या फिर यूँ बोल दीजिए अगर हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हुआ तो सरकम सेंटर हमारा किधर होगा, ट्राइंगल के बाहर। ये हो गया हमारा सरकम सेंटर के लिए। और ऑर्थो सेंटर में भी ये काम करेगा क्या, देखते हैं यहाँ पर। अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो ऑर्थो सेंटर हमारा कहाँ पर होता है, इसे मान लेते हैं ए बी सी, राइट एंगल पे। क्यों, क्योंकि ऑर्थो सेंटर हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो अगर ए से एल्टीट्यूड बी सी पर ड्रॉ करें, सी से एल्टीट्यूड ए बी पर ड्रॉ करें, तो हमें पता है कि यहाँ पर ही आके ये इंटरसेक्ट करेगा। और बी से एल्टीट्यूड ए सी पर ड्रॉ करें तो इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर होगा। अब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है हमारा, इसे हम बढ़ाना चाह रहे हैं 90 डिग्री से, ठीक है। तो इस तरह का इमेजिन कर सकते हैं ना, ये सब पहले ही बताए हैं, हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं था, मतलब पहले भी इन सभी पर बात कर चुके हैं। अगर ये एंगल 90 डिग्री से हमें बढ़ाना है तो बी को इधर घसकाएंगे या फिर इधर, इधर घसकाएंगे तो बी छोटा हो जाएगा ना, इधर घसकाएंगे तो बी डैश नाम दिए, तभी ये 90 डिग्री से बढ़ेगा। अब ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया मतलब ये अब कैसा ट्राइंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। अब अगर इसका एल्टीट्यूड का बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एल्टीट्यूड हमारा किधर आ जाएगा, फिर ड्रॉ करें यहाँ पर, तो ये तो हमारा अभी भी सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर बी सी बी डैश सी पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो इधर से ही जाएगा, तो हम देख सकते हैं लाइन इस ट्राइंगल के बाहर से जा रहा है, तो इस ट्राइंगल के बाहर ही कहीं पर इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आएगा। अब ये चेंज हो जाएगा, ये इधर नहीं रहेगा, अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ ऐसे होगा, बी से इसको कनेक्ट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड कुछ इस तरह का बनेगा ना, तो ये इधर कहीं मीट करेगा तीनों का एल्टीट्यूड, ठीक है। एक और सी का बच गया ना, सी का इधर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्टिक्स एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर हमारा किधर होता है, ट्राइंगल के बाहर, और एक्यूट में किस में होगा, अंदर। और एग्जैक्टली राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर होगा राइट एंगल पे, ठीक है। तो एक तरीके से अब हमें पता करना है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है हमारा इन तीनों लाइन से, वो कैसा बन रहा है, उसका नेचर कैसा है। तो अगर वो ऑब्ट्यूस हुआ तो सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर दोनों बाहर लाई करेगा, और ऑब्ट्यूस नहीं हुआ तो फिर अंदर लाई करेगा। देखेंगे यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, तो ड्रॉ करेंगे। पहला लाइन हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा हमारा ये, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और इसका स्लोप कितना है हमारा,
-1 ना, तो इसका स्लोप याद रखिएगा -1। और दूसरा लाइन हमारा क्या है 7y = x, मतलब y = x/7। तो ये कुछ इस तरह का होगा हमारा, इस तरह का। ठीक है, ये हो गया हमारा y = आगे तक बढ़ा देंगे y = x/7। और इसका स्लोप का बात करें तो वो हमारा कितना आ रहा है 1/7। और तीसरा लाइन हमारा क्या है y = -x/√3, मतलब -1/√3x। तो वो कुछ इस तरह का बनेगा हमारा, ऐसा ना। इसका स्लोप कितना था हमारा, ये y = x+1। ये इधर नहीं बनेगा यार, y = x+1 गलत बन गया है, ये इस तरफ आएगा ना। ये है हमारा y = -x-1, ठीक है, -x+1, -x+1। और तीसरा लाइन हमारा क्या था y = -1/√3x। तो ये हमारा बनेगा कुछ इस तरह का। अच्छा, स्लोप निगेटिव है ना, तो ये हमारा बनेगा इस तरह का, कुछ इस तरह का बनेगा हमारा। ठीक है, तो फाइनली हमारा ट्राइंगल क्या बना, ये। और इसका ये कितना था हमारा y = -1/√3x। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, अगर स्लोप का बात करें तो इसका अगर स्लोप का बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा -1/√3। इसमें से सबसे बड़ा कौन था, ये 1/7 ना। और इसका स्लोप कितना था हमारा, स्लोप का बात करें तो इसका स्लोप हमारा कितना है -1 ना, -1। इन सभी में सबसे बड़ा कौन सा है, ये, तो इसको हम बोल देंगे m1। फिर कौन बड़ा है हमारा, ये, तो इसको बोल देंगे m2। और फिर कौन बड़ा है हमारा, ये, तो इसको बोल देंगे m3। और एंगल निकालना हमें आता है, m1 m2 m3 बोल दिए। अब m1 किसके बीच होगा हमारा, m1 m2 के बीच कौन सा होगा हमारा, a। तो ये है m1 वाला और ये है m2 वाला, तो इन दोनों से जो, इन दोनों को जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो बन जाएगा हमारा a। और m2 m3 का कहाँ गया, ये रहा m2 और ये रहा m3, इसको नाम देंगे b, जो बचा वो c। इस तरीके से पहले ही हम देख चुके हैं, इस पर बात कर चुके हैं हम। इस तरीके से हम नाम दे देंगे इसका, ठीक है। ये m2 हो गया और ये m3 हो गया, तो इसका b नाम दे, इसका नाम दे c। अब हम एंगल निकालेंगे यहाँ पर ए बी सी का, देखें क्या आ रहा है हमारा। तो एक स्लाइड ऐड करेंगे यहाँ पर सबसे पहले। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो हमारे पास m1 पता है, m2 पता है और m3 पता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, m1, फिर m2, फिर m3। और हमें एंगल निकालना आता है। m1 क्या हो जाएगा हमारा, tan a क्या हो जाएगा हमारा, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। tan b क्या हो जाएगा हमारा, m2 - m3 अपॉन 1 + m1 m2। और tan c क्या हो जाएगा हमारा, m3 - m1 अपॉन 1 + m1 m3। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। ये सब तो हम पहले ही देख चुके थे ना कि ट्राइंगल का एंगल कैसे निकालते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। m1 कितना था हमारा, सबका वैल्यू लिख ले क्या, m1 कितना था हमारा, कहाँ गया, 1/7। m2, m2 कितना है -1/√3। और m3 कितना है हमारा -1। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ये बनेगा 1/7 माइनस माइनस प्लस 1/√3 अपॉन 1 + m1 कितना है 1/7। और अच्छे से लिखेंगे इसे, 1/7 - 1/√3। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर तो हमारा कैसा आ रहा है पॉजिटिव, और नीचे
नीचे भी 7/√3 -1, तो नीचे भी हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ओवरऑल ये हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए जो है वो हमारा 90 डिग्री से कम है। ठीक है, 10 का वैल्यू पॉजिटिव कब आता है? जब 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो 10 का वैल्यू हमारा निगेटिव आ जाएगा। और अगर यहाँ पर देखें m2 कितना है हमारा -1/√3 ना, और उसमें माइनस करेंगे m3, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना, 1 प्लस -1/√3 और -1। तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर तो हमारा पॉजिटिव ही है, 1 - 1/√3 पॉजिटिव ही होगा, और ये हमारा ये भी पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो नीचे भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल हमारा कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ से ये भी हम बोल सकते हैं कि बी जो है हमारा वो भी कैसा है? <0, क्योंकि निगेटिव आता तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता। थर्ड नंबर देखेंगे 10C, तो m3 कितना है हमारा? -1 माइनस m1, मतलब 1/7, और नीचे में 1 प्लस m1 कितना है हमारा? -1, और m3 कितना है हमारा? m3 हमारा है -1 और m1 कितना है हमारा? 1/7, 1/7। तो ऊपर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर ये दोनों निगेटिव ही है ना, तो ऊपर तो हमारा निगेटिव है, और नीचे में क्या आ जाएगा हमारा? 7 - 1, 6/7, तो ये पॉजिटिव है। तो ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये हमारा कैसा बनेगा? निगेटिव। 10 का वैल्यू निगेटिव, मतलब एंगल कैसा है हमारा? 90 से बड़ा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल सी है हमारा, कौन सा था? एंगल सी, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है। अब ये 90 डिग्री से बड़ा है तो ट्राइंगल हमारा कैसा है? ऑब्ट्यूस। और ट्राइंगल अगर ऑब्ट्यूस है तो 110% हम श्योर हो गए कि ऑर्थो सेंटर इसके अंदर लाई नहीं करेगा, इस ट्राइंगल के अंदर, और सर्कम सेंटर भी इसके अंदर लाई नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस में हम देख चुके हैं ना कि अंदर में लाई नहीं करता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर अंदर में लाई नहीं करता, वो बाहर निकल जाता है फिर। तो दो ही चीज़ हमारा अंदर आएगा। तो ये दोनों तो ऐसे भी हमेशा किसी भी ट्राइंगल में अंदर ही लाई करता है। तो याद रखिएगा सेंट्रॉइड और इंसेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करता है। और ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर का जहाँ तक बात है, तो ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर का जहाँ तक बात है, तो ट्राइंगल ऑब्ट्यूस होगा तभी वो बाहर लाई करेगा। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल बोल रहा है ना, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल बोल रहा है ना, तो सिर्फ दो ही होगा, सेंट्रॉइड और इंसेंटर। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर नहीं होगा। आप चाहे तो लिख लेंगे यहाँ पर, ऑर्थो सेंटर है वो हमारा एक्यूट एंगल में अंदर, ऑब्ट्यूस एंगल में बाहर, और राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ पर राइट एंगल बना रहा है वहीं पर होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा ये हटा दीजिएगा, ठीक है, जैसा लग रहा है ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है? द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वर्टेक्स, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, ऑफ यूनिट एरिया। अच्छा एरिया यूनिट एरिया का बोल रहा है। एक स्क्वायर है जिसका एरिया यूनिट एरिया है, ठीक है, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है हमसे? पढ़ेंगे पूरा। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया आर द रूट्स ऑफ द, अच्छा किसका रूट है? एक्स स्क्वायर -3x + 2 मॉड एक्स लगा हुआ है ना, तो यहाँ से दो क्वाड्रेटिक बनेगा एक्स स्क्वायर। जब एक्स निगेटिव होगा तब एक्स स्क्वायर -3x, नहीं एक्स जब पॉजिटिव होगा तब, एक्स जब पॉजिटिव होगा तो ये किससे खुलेगा हमारा? प्लस के साथ, तो एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0। और जब एक्स हमारा निगेटिव होगा तो ये -3x हो जाएगा ना। जब एक्स हमारा निगेटिव होगा तो ये मॉड एक्स निगेटिव साइन के साथ खुलेगा, +2। याद रखिएगा ये किसके लिए था? पॉजिटिव के लिए ना। और यहाँ से मतलब पॉजिटिव एक्स मिलना चाहिए हमें, और यहाँ से निगेटिव एक्स मिलना चाहिए, =0। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? स्क्वायर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इन दोनों क्वाड्रेटिक का रूट है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है? एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन y² - 3y + 2। और क्या बोल रहा है कि उसका जो y कोऑर्डिनेट है, स्क्वायर का जो y कोऑर्डिनेट है हमारा, वो वर्टेक्स का, वो किसका रूट है? y² - 3y + 2 = 0। ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या, ये क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ये डायरेक्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका रूट कितना है? 1 और 2। तो इसे हम लिख सकते हैं x - 1
एक्स माइनस टू, सेम ही चीज लिखा हुआ इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें एक्स का दो वैल्यू मिला, 1 और 2। अच्छा मान लेते हैं यहाँ से एक्स का कोई निगेटिव वैल्यू आता तो वो रिजेक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि हम एक्स को पॉजिटिव मानते हुए मॉड को लेते ना, तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो अगर यहाँ से वैल्यू निगेटिव आता तो वो रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि एक्स को हम पॉजिटिव मानते हुए मॉड को लेते हैं ना, तो यहाँ से एक्स का पॉजिटिव वैल्यू ही आना चाहिए, उसे ही हम सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे। निगेटिव आता तो उसे हम रिजेक्ट करते। सिमिलरली इसमें निगेटिव मानते हुए मॉड को लेते, तो यहाँ से एक्स का निगेटिव वैल्यू जो आएगा उसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर वैसे दिख रहा है, इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये हमारा क्या बनेगा, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ठीक है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट रूट दिख रहा है, इसका रूट क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस वन और एक्स इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। और दो निगेटिव है ना, हाँ निगेटिव मानते हुए हम खोले थे, अगर पॉजिटिव आता तब रिजेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर हमारा आया क्या, निगेटिव, तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये हमारा क्या है, वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा बनेगा वाई माइनस वन वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वाई का एक वैल्यू निकल के आया वन और एक वैल्यू निकल के आया टू। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि एक्स वर्टिसेस स्क्वायर का ये जो हमारा पॉइंट है सारा का सारा, उसका एक्स वर्टिसेस हमारा वन टू माइनस वन और माइनस टू है, और वाई वर्टिसेस वन और टू है। लेकिन एग्जैक्टली एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स वाई कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि वाई कोऑर्डिनेट जो है हमारा इन सभी वर्टिसेस का वो वन या टू हो सकता है। तो इन सभी ऑप्शन में जिसमें वन और टू के अलावा कोई भी वाई कोऑर्डिनेट है तो वो तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। देखते हैं किसमें ऐसा है। वन में वन 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 टू टू, ठीक है, वन वन टू टू, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। सी में अगर देखें तो वन माइनस वन, देखिए माइनस वन तो वाई कोऑर्डिनेट का भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा वाई कोऑर्डिनेट या तो वन होगा या तो टू होगा, तो इस वजह से ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम माइनस वन दिख रहा है, तो इस वजह से डी ऑप्शन भी हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा आप चाहे तो कॉम्बिनेशन बना के देख लीजिए, इन सभी से जो कॉम्बिनेशन बनेगा चारों वर्टिसेस का, टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पर एक्स के लिए कितना चॉइस है हमारे पास, चार, और वाई के लिए दो। तो अगर यहाँ से एक्स वन को हम वाई वन बनाए तो वो हमारा कितना हो जाएगा, आठ। टोटल आठ तरह का हमारा बनेगा, ठीक है। तो टोटल हमारा आठ तरीके का, आठ तरह का बनेगा एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है। तो वैसे तो हम नहीं चेक करेंगे, हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम टाइम हमें अपना टाइम बचाना होता है। तो ये दोनों तो हमारा रिजेक्ट हो गया, सी और डी। और ए और बी में से देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं, ड्रॉ करेंगे। ए को अगर देखें तो ये क्या बोल रहा है, वन कॉमा वन यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है टू कॉमा वन। अच्छा ये दोनों तो एक ही लाइन पे हो गया एक तरह से, ये दोनों एक ही लाइन पे हो गया ना। अरे यार ये क्या हो रहा है, वन कॉमा वन नहीं, एक लाइन पे नहीं हुआ। अगर वन कॉमा वन हमारा ये है, वन कॉमा वन, और दूसरा क्या बोल रहा है, टू कॉमा वन, तो टू कॉमा वन ऐसे आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, टू कॉमा वन। फिर क्या बोल रहा है हमसे, टू कॉमा टू, तो वन कॉमा वन और टू कॉमा टू एक ही लाइन पर हो जाएगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारा सेम है ना। तो ये हो गया हमारा टू कॉमा टू। और फिर क्या बोल रहा है हमसे, वन कॉमा टू, तो वन कॉमा टू इधर आएगा हमारा। तो यहाँ पर ये भी देख रहा है कि ये हमारा स्क्वायर तो बनते हुए नज़र आ रहा है, वन कॉमा टू हमारा ये हो गया, हमें बनते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है। और अगर बी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर भी बनाकर देख लेंगे। वैसे बी ऑप्शन में आपको एक थोड़ा दिमाग लगाए तो आपको डायरेक्ट दिखेगा, लेकिन अभी यहाँ पर आपको दिमाग लगाने पे जोर हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पहले नॉर्मल तरीका से बनाएंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, माइनस वन कॉमा वन। वैसे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ए सॉल्व कर दिए तो आपको बी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल तरीके से सोचते हुए इसे आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, माइनस वन कॉमा वन, तो ये यहाँ पर आएगा। और माइनस टू कॉमा वन, माइनस टू कॉमा वन, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो यहाँ पर आएगा, मिला देते हैं इन दोनों को। तो ये बोल रहा था माइनस वन कॉमा वन, फिर माइनस टू कॉमा वन, और फिर माइनस टू कॉमा टू। अच्छा ये जो लाइन है हमारा इस पर ही लाई करेगा,
-2, वाई इक्वल टू -x पर है ना दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सेम लाइन पर लाई करेगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, -1, 2। तो अगर इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये भी हमारा स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर यूनिट एरिया बोला था ना, तो यूनिट एरिया बन रहा है क्या हमारा, ये पॉइंट हमारा कितना था, -2, 2 ना, देखते हैं। और ये पॉइंट हमारा कितना था, -1, 2। तो यूनिट एरिया बन रहा है क्या, अच्छा हाँ, ये साइड तो हमारा 1 आ रहा है, ये सारा का सारा साइड हमारा 1 तो आ रहा है, तो यूनिट एरिया बन रहा है हमारा। यहाँ पर भी साइड हमारा 1 आ रहा है इस स्क्वायर का, ये सारा का सारा साइड हमारा बराबर आ रहा है, यूनिट एरिया तो हमारा बन रहा है, ठीक है। तो यूनिट एरिया तो है हमारा। अब ये भी बन रहा है हमारा स्क्वायर ही, तो बी भी सही हो जाएगा। बट यहाँ पर बी के लिए दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं था, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा बी हमारा बना वो पहले वाले का मिरर इमेज है वाई एक्सिस के अबाउट। 1 का अगर आप मिरर इमेज लेंगे इसके अबाउट तो आपका क्या आएगा, -1, 1, 1, 2 का लेंगे तो क्या आएगा आपका, -1, 2। और 2, 2 का लेंगे तो क्या आएगा आपका, -2, 2। और 2, 1 का लेंगे तो -2, 1। तो ये एक तरीके से मिरर इमेज ही है ना बी पार्ट इसका, या फिर बी का ए मिरर इमेज है, दोनों में से कोई भी बोल सकता है। तो आपको दूसरा वाला तो सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं था, ये मिरर इमेज ही है। तो स्क्वायर का मिरर आप जब लेंगे तो वो ये स्क्वायर ही रहेगा ना, ट्राइंगल थोड़ी बन जाएगा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बट डायरेक्ट ऐसे भी सोचा जा सकता था, इसको ड्रॉ करके देख लिए वो ज़्यादा ही सही है। और सी और डी को क्यों रिजेक्ट किया वो तो डायरेक्ट ही आपको समझ में आ गया, आगे बात करने की जरूरत ही नहीं था। इसका वाई कोऑर्डिनेट बोल रहा है -1, -1 कैसे पॉसिबल है, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है हमारा वो या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वाई कोऑर्डिनेट है हमारा वर्टिसेस का वो इस क्वाड्रेटिक का रूट है, किसका, y² - 3y + 2 = 0 का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को सोचा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर सबका आंसर दिया हुआ है आपको, एक बार खुद से सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मल्टीपल चॉइस टाइप में आपका 4, 5, 6, अच्छा इसके बाद तो सब मल्टीपल ही है, 1, 2, 3 छोड़ के सब मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सबको एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, जो सॉल्व नहीं होगा यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं, लेकिन लेक्चर वीडियो देखने से पहले खुद से एक बार सॉल्व करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ डिस्कशन देखने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।